हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द फास्ट परिवार। तो दोस्तों, अगर करना है सीए इंटर को पार तो वेलकम टू फास्ट परिवार। स्वागत है आप सभी का हमारी सीए इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप की लाइव बैचेस एट फास्ट एजुकेशन। और मैं सीए सार्थक जैन दोस्तों आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हूं, क्योंकि आपकी सीए इंटरमीडिएट की 600 मार्क की जर्नी में 200 मार्क मेरे हवाले आपने कर दिए हैं। इसका मतलब कि अगर आपकी रैंक आती है तो बताइए उसका क्रेडिट आप किसे दोगे? थैंक यू। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्या करना ही है, क्लियर करते हैं सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप, तो उसका श्रेय भी आप किसे देंगे? थैंक यू। और इन केस कभी आप नहीं नहीं सर आगे की बात मत करना, तो दोस्तों सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके नाम में अमित सर का कॉस्ट एफएम नहीं जुड़ने वाला, आपके नाम में राहुल सर या रिद्धि मैम का टैक्स नहीं जुड़ने वाला, आपके नाम में श्रेयांश सर का लॉ नहीं जुड़ने वाला, आपके नाम में सार्थक सर का ऑडिट भी नहीं जुड़ने वाला है। अगर जुड़ने वाला है हमारे नाम में तो सिर्फ एक या दो शब्द कह लीजिए, एक सब्जेक्ट से बना हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट मीन्स वी आर द एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हमारे पहले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले अपन एक इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारे इस प्यारे से सब्जेक्ट का, एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर 1। सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहोगे दोस्तों, या पहले अपने बारे में बताना चाहोगे, या पहले मेरे बारे में जानना चाहोगे? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हमारे सीए फाउंडेशन के कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार में फाउंडेशन एकदम रंगारंग मार्क्स के साथ क्लियर करके इंटरमीडिएट में कदम रखे हैं। आप सबका भी यहाँ पे बहुत स्वागत है। और क्योंकि फाउंडेशन में मैं कभी आपके साथ क्लासरूम में रूबरू नहीं हो पाया सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए और बाकी सभी दोस्तों के लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मेरी सीए की जर्नी से मैं आपके साथ मेरा इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूंगा। और जर्नी शुरू हो गई थी जैसे ही हमने 11th में कॉमर्स लिया था। ऐसा नहीं था कि कॉमर्स से मोहब्बत थी, लेकिन साइंस से नफरत थी। तो कई बार हमारी नफरत हमारी मोहब्बत क्या होगी ये डिसाइड करने में मदद करती है। तो आई टू कॉमर्स विद मैथ्स। 12th में ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, ऑल इंडिया नेशनल मेरिट में आ गए थे। 0.01% ऑफ द सीबीएसई स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई। अपने को भी लगने लगा यार अपने में कुछ तो है। अपने से ज्यादा दुनिया को लगने लगा कि ये सीए के लिए बना है, क्योंकि कॉमर्स वाला ज्यादा पढ़ ले तो सीए ही करता है। तो देन आई स्टार्टेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इनफैक्ट फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो एक इंक्लिनेशन था। फाउंडेशन हुआ करता था हमारे समय पर भी, इंटरमीडिएट होता था हमारे समय पे भी, फाइनल हुआ करता था हमारे समय पे भी, सेम कोर्सेस सारे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। सीए फाइनल में ऑल इंडिया 46th रैंक हासिल हो गई। एंड उसके बाद में आई गॉट अ जॉब इन अ कंपनी कॉल्ड आईटीसी। आईटीसी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, आप लोग प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे। बताओ जरा चैट में क्या प्रोडक्ट आईटीसी के यूज करते हो? सर गोल्ड फ्लेक, ओ सॉरी सॉरी सर, वो सनफीस्ट के कॉर्नफ्लेक, क्लासमेट की नोटबुक, या फियामा डिविल्स के साबुन शैम्पूस, या आईटीसी होटल्स की होटल में भी हो सकता है आपने ई चौपाल पे भी गए हो आईटीसी के, और वहां पे आपने कभी खरीदारी करी हो जो रूरल एरियाज में होता है। तो आईटीसी इज इनटू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। तो मैंने वहां पे उनके इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम किया ऑलमोस्ट फॉर 3 years। पर लाइफ में लगा कि यार दोस्तों कुछ चैरिटेबल करना चाहिए, और फिर आ गए हम और शुरुआत की 2006 में फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल फास्ट एजुकेशन। और ये फास्ट एजुकेशन ने दोस्तों कुछ नहीं किया है पिछले 18 सालों में, जो किया है फास्ट के स्टूडेंट्स ने किया है, आप लोगों ने किया है। तो हमारी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी उपलब्धियों के। और एडवांस अकाउंट्स की आज हम बात शुरू कर रहे हैं। तो एडवांस अकाउंट्स की हमारी उपलब्धि सिर्फ इतनी सी है कि कई सारे ढेर सारे स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया रैंक लेकर आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, कईयों को एक से ज्यादा भी अटेम्प्ट लगे पर क्लियर किया, आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। लेकिन एक नाम जिसका आज मेंशन होना जरूरी है वो है अमितेश जैन। दोस्तों ये वो बंदा है जो एडवांस अकाउंटिंग में लेकर आया 100 में से 100। क्या बात कर रहे हो सर, सीए का? जी हाँ, इसका रिकॉर्ड तोड़ना है आपको। अरे सर 100 में से 100 का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपने को कोशिश करना है कि बराबरी तो कर ही ले।
तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आज हम, एडवांस अकाउंटिंग इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर यू शुड टारगेट 100 on 100 बिकॉज somebody is already done that. आप वाकई ऐसी अगर मनोकामना रखेंगे, इच्छा शक्ति रखेंगे, सर ज्यादा हो रहा है, यू हैव दैट विल एंड इंटेंशन, यू शुड बी एबल टू अचीव इट. तो इसके लिए अब आते हैं अपन सब्जेक्ट के ऊपर. दोस्तों एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट कैसे हमें देखना है, तो जब आप सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करते हैं तो सीए इंस्टीट्यूट आपको ऐसी भारी भारी बड़ी बड़ी सी किताबें देगा. कई बच्चे सीए बनने के बाद लिंक्डइन में पोस्ट डालते हैं जिसमें वो ऐसे खड़े होते हैं और ये लाइन से किताबों का एक पूरा पिलर बना हुआ रहता है. लड़कियों को तो ऐसे खड़ा होना पड़ता है क्या. तो इंटरमीडिएट में भी आपकी काफी सारी बुक्स आएंगी जिनमें से यू विल गेट फॉर एडवांस अकाउंटिंग द बुक विच विल बी इन 3 मॉड्यूल्स. ये 3 मॉड्यूल के शुरू में आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं. ये जितनी चीजें मैं आपको यहां दिखा रहा हूं ये सब आपको शेयर कर दी जाएगी. कैसे, अमित सर ने पहले सेशन में आपको बताया होगा, मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको. और अगर मैं एक ब्रॉड कंटेंट देखता हूं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर है. बस सर 15 चैप्टर यू हो जाएंगे, बिल्कुल यू हो जाएंगे. इन 15 चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है. चैप्टर नंबर 1 to 9 ये आपके प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. ये क्या होता है आपने फाउंडेशन में एक बेसिक ब्रीफ लिया होगा, अपन और डिटेल में यहां समझेंगे. और चैप्टर नंबर 10 to 15 जो आपके हैं इन्हें आप कह सकते हो मेजर टॉपिक्स. इनमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये अपने आप में जैसे पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट जैसे थोड़े बड़े चैप्टर्स होते थे, ये वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप यूँ कह लीजिए कि आप डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, इस तरह के जो छोटे चैप्टर्स फाउंडेशन में देखा करते थे, ये उस तरह के चैप्टर्स. तो हमारे पूरे सिलेबस को 15 चैप्टर में ऐसे डिवाइड किया है. आज पहले दिन आई एम अज्यूमिंग कि आप बाकायदा एडवांस अकाउंट्स की अपनी एक सेपरेट कॉपी लेकर आ चुके हैं. तो मेरी आप लोगों से दरखास्त होगी कि कॉपी के शुरू के 4 पन्ने छोड़ दीजिएगा. क्यों सर, उसमें ओम, जय श्री राम या किसी मंत्र का उच्चारण करना है क्या हमें. तो दोस्तों मंत्र तो सीए में काम नहीं आते हैं. सारे ज्योतिष यहाँ फेल हो जाते हैं. यहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है मेहनत. तो आप सबसे पहले अपने 4 पेज छोड़ने के बाद हेडिंग दीजिए आईसीआई सिलेबस एडवांस अकाउंटिंग. सर आप तो कॉपी करके ले आए, हम कैसे करेंगे. आप सिर्फ चैप्टर 1 2 3 4 लिखना, नाम मत लिखना. अपन इतना पढ़ेंगे कि अपने को ऐसे ही ध्यान रहेगा किस चैप्टर में क्या है. ये इसलिए लिखना है हमें कॉपी में ताकि जब भी आप रिवाइज करोगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं आज किसकी, सितंबर 25 की, अगर तो इतने लंबे समय के बाद में आप चीज़ों को डेफिनेटली भूलते जाएंगे. तो जैसे ही आप कॉपी खोलेंगे, आपकी कॉपी ऐसी होगी कि आपने एक पन्ना पलटाया, शुरू में ही आपको दिखेगा अच्छा क्या अप्रोच है हमारी, क्या चैप्टर्स हैं, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ. अमित भाई बोल रहे हैं पेजेस है 4, वेलकम टू फास्ट परिवार. क्या बात है, आज तो वाइब्स ही एकदम अलग है. तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 2 और 3 ये तीनों चैप्टर अपने आप में थ्योरी नेचर के चैप्टर है. तो आपको कैसे लिखना है इसमें, मैं आपको जैसे आप लिखोगे वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ. आप बनाएंगे एक टेबल. सबसे पहले आएगा चैप्टर नंबर, ठीक है. उसके बाद अपना पहला कॉलम होगा क्लास कवरेज, ठीक है. दूसरा कॉलम होगा आपका रिवीजन कवरेज. तीसरा कॉलम होगा एग्जाम इंपॉर्टेंस. और आखिरी में एक कॉलम होगा रिमार्क्स का. ये आप नहीं लिखेंगे और सिर्फ मैं जो दे रहा हूं इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो मैं सब शेयर करूंगा, तो चलेगा क्या. हाँ बिल्कुल चलेगा, बट लिखने का अपना फायदा है. एक तरह की वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, आप लिखते हैं, सोचते हैं. और दूसरा आदत है हमारी फाउंडेशन से थोड़ी लिखने की, तो वो कंटिन्यू रखेंगे. तीसरा शुरू का दिन है, जोश है, अभी तो लिखेंगे सर, 1 आध महीने बाद सब आपके नोट्स प्रिंट निकाल के काम चला लेंगे. तीनों ही केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, सब में आपकी तैयारी एक जैसी होगी. चैप्टर नंबर 1
2 और 3, ये तीनों चैप्टर अपने आप में थ्योरी नेचर के चैप्टर है। इसमें क्लास कवरेज हमें 100% करना है। रिवीजन कवरेज में आपको 2 बनाने हैं। हम क्लास में कैसी रिवीजन कवरेज करेंगे और आपका सेल्फ रिवीजन कैसे होगा। जब हम इसे रिवाइज करेंगे तो हमारा फोकस इस पे सी कैटेगरी टॉपिक का होगा। ए बी सी, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम रिवाइज करते समय अच्छा रिवीजन, सर ये क्या होता है, अरे ये तो मैंने बताया ही नहीं, हो। तो दोस्तों हमारी एडवांस अकाउंट्स की बैच जो होती है वो टोटल 180 आवर्स में हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। इन 180 आवर्स में कवर करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि समवेयर इन द मिड ऑफ जून जो सितंबर 25 के बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनकी बैच हो जाएगी कंप्लीट। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया ऑन एन एवरेज 5.5-6 मंथ्स हमें लगेंगे सारी क्लासेस कवर करने के लिए ऑफ ऑल द ग्रुप्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके बाद आप डेफिनेटली चाहोगे कि एक बार हम साथ में रिवाइज करें, तो जैसे ही बैच खत्म होती है उसके कुछ समय बाद हम एक रिवीजन सीरीज रखेंगे और उसमें हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। पर रिवीजन में फोकस एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उस पर और ज्यादा फोकस होता है, कम इंपॉर्टेंट पे कम। इसलिए मैंने बता दिया सी। सेल्फ रिवीजन में आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? तो दोस्तों एक चीज समझना, मैं डे 1 पर आपको क्लास में बोल रहा हूं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको रिवीजन के समय आपको स्किप करना है। तो 18 साल से पढ़ाता हुआ आदमी अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो बहुत सोच समझ के गहराई से कह रहा होगा। जी हाँ, मैं 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप सीए में आगे बढ़ते जाओगे एक चीज समझ लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा ये समझना कि सारा कंटेंट करना पॉसिबल नहीं है। अरे सर इम्पॉसिबल भी कहता है, आई एम पॉसिबल। दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं है? ट्रम्प वापस जीत सकता है, इससे ज्यादा इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? तो दोस्तों सारी चीजें पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन सारी चीजें जरूरी नहीं। हम जैसे जैसे सीए में आगे बढ़ेंगे आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आप सब पर ध्यान देने जाओगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आता है। कई बार होता है ना, कभी क्लास में जाते थे फेस टू फेस कोचिंग क्लास 11वीं 12वीं की, आप गए और पहले ही दिन गए और आपने स्कैन कर लिया कि कितनी कहाँ कहाँ बैठी है। जो सब पर ध्यान देते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो फोकस करके कुछ पर ध्यान देते हैं उनके हाथ में अक्सर कुछ ना कुछ लग जाता है। सर किसकी बात कर रहे हो? और फेस टू फेस क्लासेस अब हम लाइव पर आ गए हैं, ऑनलाइन पर आ गए हम, वो सारे तो मजे ही हमारे। अरे क्या मजे! तो दोस्तों सीए में वो सारे मजे लेना भी नहीं है, अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी वो जितनी सारी अच्छी है वो सारी की सारी अच्छी बंदियां कहाँ बैठी हुई हैं? यहाँ बैठी हुई हैं ऑनलाइन क्लासेस में। फेस टू फेस में हम नहीं जाती है तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। सर अच्छी बंदियों का मतलब पढ़ने वाली, बेटा तुम गलत नहीं समझ। तो दोस्तों मैं आपको डे 1 पे ये चीज लिखवा रहा हूं कि कौन से चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, कैसे हम कवर करेंगे। क्लास में हमारी 100% कवरेज होगी, पर ये थ्योरी चैप्टर्स है, इसलिए थ्योरी होने के कारण इनका एग्जाम में जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ 0 to 4 मार्क्स का है। सिर्फ चैप्टर 1 2 3 में ऐसा है, यानी कई बार अक्सर इन पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंस लिखवा रहा हूं ये मैं लिखवा रहा हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। अभी थोड़े समय बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आज हमें 15-20 मिनट इस पे इन्वेस्ट करना है। कई बार इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी आ गया भूले भटके तो 4 मार्क तक का आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो सर जब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसे रिवीजन के समय आप बोल रहे हो हम स्किप भी करेंगे तो चलेगा, तो फिर आप पढ़ा ही क्यों रहे हो? बहुत अच्छी बात पूछी है तो आप। तो दोस्तों कैसा है आप ये समझ लीजिए, जब बच्चा बड़ा होता है 1 साल का, 1.25 साल का, तो चलना सीखता है तो कितने खुश होते हैं माँ बाप, अरे चला चला चला, देखा देखा, वीडियो बनाओ, रील डालो। आप बताइए चलना आज की तारीख में आपके लिए कोई अचीवमेंट है क्या? नहीं है तो बहुत ही साधारण सी बात है। क्या आपको लगता है कि आपके चलने के स्टाइल को सीए बनने के बाद इंटरव्यूअर बोलेगा चलो रैंप वॉक करके दिखाओ, इसका चाल चलन देखना है? बट ऑब्वियस सी बात है वो स्टेप जरूरी है बस। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर्स है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे जो हमें आगे के चैप्टर्स समझने में मदद करें। तो इसलिए क्लास में 100% कवरेज होगी, एक कॉमा फुल स्टॉप भी मिस नहीं होगा। लेकिन रिवीजन के समय आप इस पे फोकस कम कर सकते हो। ये पहले दिन पहले ही पेज पर, इनफैक्ट चौथे पेज पे, 4 पेज क्यों छुड़वाया बाद में बताऊंगा, आपको लिखना है। इसके बाद आ जाइए चैप्टर 4 to 9। दोस्तों यारों, चैप्टर 4 to 9 का कवरेज सभी की तरह हम 100% करेंगे। यहां पर भी कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सोचने की बात ही नहीं, पूछने की बात। रिवीजन कवरेज इसमें हमारा ए कैटेगरी का हो।
कुछ टॉपिक्स इसमें बी कुछ सी हो सकते, तो मोर और लेस अपन ऐसा कह सकते हैं। सेल्फ में आपको इसे 100% रिवाइज करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस समवेयर अराउंड 20 to 25 मार्क्स का होता है। इन चैप्टर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। थ्योरी का मतलब कभी भी इंटर में ये मत सोचना कि याद मकअप करने वाली थ्योरी है, कंसेप्चुअल थ्योरी होती है, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर चला के सिर्फ सॉल्व नहीं होगा। ये कौन से चैप्टर्स हैं? ये प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है, तो आपको मैं फटाक से दिखाता हूं यहां पे कैसा है। देखो, चैप्टर 1, 2 और 3 आपको सिर्फ क्या बता रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, किस पर एप्लीकेबल है, फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन क्या है, कि एक बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो क्या ध्यान रखना है, असेट का क्या मतलब, लाइबिलिटी का क्या मतलब, ऐसी बेसिक चीज़ है। इट्स लाइक रिमेंबरिंग दोज और अंडरस्टैंडिंग द अल्फाबेट्स, क ख घ सीखने वाली बात है। कि आगे हमें काम आएगी क्या? नहीं, ये हमें तो क्या करना है, इससे वर्ड सेंटेंस बनाने वो काम आएंगे, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक। इसके बाद में 4 to 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। AS 1, 2, 3 इस तरह के AS होते हैं टिल 29। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर कर, और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं आपके मेजर टॉपिक्स या चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स। अब अपन बड़े बड़े चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई कंपनी की सब्सिडरी होती है तो वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो जल्दी से बताओ दोस्तों, चैट में कोई रीसेंट एक्विजिशन बताओ जिसमें एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया। बताइए, रीसेंट में आपने कोई ऐसा एक्विजिशन सुना हो? 6 महीने पहले, 6 दिन पहले, 6 साल पहले, जो तुम्हें याद है। रीसेंट का मतलब तुम्हारे लिए जो तुम्हें याद है वो रीसेंट है। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या होगा? कंसोलिडेशन मतलब, आप बताएं उससे पहले मैं बता देता हूं। जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया था, इनफैक्ट वॉलमार्ट जब इंडिया में आया तो उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था। कई सालों पहले गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वो अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है? तो एक्विजिशन के दो तरीके होते हैं। एक ऐसा होता है जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, अपने में मर्ज कर लेती। दूसरा होता है जहां पे हम मर्ज नहीं करते, कंपनी को चलने देते। जैसे वॉलमार्ट की सब्सिडरी है फ्लिपकार्ट, हम फ्लिपकार्ट को भी जानते हैं, वॉलमार्ट को भी जानते हैं, दोनों कंपनियां अपने आप में एग्जिस्टेंस में, लेकिन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? तो आप समझिए, वॉलमार्ट अपनी इनकम एक्सपेंस दिखाएगा, फ्लिपकार्ट अपने इनकम एक्सपेंस दिखाएगा, पर क्योंकि फ्लिपकार्ट के शेयर्स वॉलमार्ट के पास है तो एक तरह से फ्लिपकार्ट के इनकम एक्सपेंस भी वॉलमार्ट के हुए, तो इसे कहते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी। सुना होगा शायद आप, डिस्कस करेंगे अपन। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी के मिला के जो अकाउंट्स बनते हैं इन्हें कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर 10 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 100% हमें कवरेज करना है बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका रिवीजन जब होगा तो ए कैटेगरी होगा और आपके लिए भी ये 100% रिवीजन वाला एरिया होगा। एग्जाम में इसका फिक्स 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये अपने आप में प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 11। 11 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। आपने देखा है कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट की बनती है, उसमें अपन शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने कॉमर्स में देखा होगा, सब कवर करेंगे अपन। तो वो प्लस एक कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं, ये उसका है। यहाँ सब जगह क्लियर है, कवरेज हमारी 100% होगी। रिवीजन के लिए ये ए कैटेगरी है, आपको पूरा रिवाइज करना है। इसका एग्जाम में वेटेज कितना होता है? तो इसके अंतर्गत बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स है, बायबैक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस तरह से। तो 7 to 14 मार्क्स का इसका वेटेज है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस पे यूजुअली आते हैं। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर, ये 11 and 12 कंबाइन है। 12 क्या है? एक बायबैक नाम का चैप्टर है, कंपनी अपने शेयर वापस खरीदेगी तो क्या होगा। फिर है 13 और 14। ये दो चैप्टर बेसिकली बात करते हैं, कई बार कंपनीज में रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक्विजिशन। एक ने दूसरे को खरीद लिया है, तुम मेरी है, ओ सॉरी कंपनी की बात कर रहे हैं,
कई बार ऐसा होता है अपन अपनी कंपनी में रीस्ट्रक्चर करते हैं कि भैया लॉसेस वगैरह बहुत हो गए तो थोड़ा सा साफ सफाई करें, अपन डिस्कस करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनीज। होता है ना, आपने देखा होगा कई सारी पुरानी कंपनी एक समय पर क्या हो गई थी, आउटडेटेड हो गई थी। जैसे बजाज स्कूटर में नंबर 1 था जब वो मोपेड चलते थे 2 वाले, आपको कब तो ध्यान भी नहीं होगा, गियर वाले होते थे, हाथ से ऐसे गियर बदलते, उसमें नंबर 1 था। फिर बाइक का कल्चर आया तो हीरो होंडा बन गया, फिर बजाज के छोरे लोग बाहर से पढ़ के आए, रिवाइव किया उन्होंने कंपनी को, और उसके बाद में अब बजाज अपने आप में बाइक सेगमेंट में भी अच्छा कर रही है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह की होती है। इसमें फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे। एकदम A+ कैटेगरी टॉपिक है, 100% अपने को करना है। एग्जाम में इसका वेटेज दोस्तों 14 to 21 मार्क्स का हो सकता है इन दोनों का मिला के, और इस पे हमें प्रैक्टिकल चाहिए। और आखिरी आपका एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स का, मस्त 100% रिवाइज करेंगे, ए कैटेगरी 100%। और एग्जाम में इसका वेटेज कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता है, कई बार आता भी है, 14 मार्क्स तक जा सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है और ये नॉर्मली पूरा प्रैक्टिकल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एडवांस अकाउंट्स के पेपर में ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, पर कहीं बार थ्योरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, और जो आपका बाकी के मेजर टॉपिक्स वाला पोर्शन है वो अपने आप में पूरी तरह से देखें तो क्या है, इट इज मोस्टली एंड मोस्टली प्रैक्टिकल। चल, अब हम इसे कैसे कवर करेंगे? तो हम एडवांस अकाउंट्स को दोस्तों डिवाइड करते हैं हमारी क्लासरूम स्टडी के लिए 2 पार्ट में। सब कुछ पार्ट 1 को हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और पार्ट 1 को हम कहेंगे अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग के चैप्टर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है लॉजिक। यहां पे हम कवर करेंगे चैप्टर 1 to 9, यहां पर हम कवर करेंगे चैप्टर 10 to 15। चैप्टर 1 to 9 का एग्जाम में ओवरऑल वेटेज कितना होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 20 to 30 मार्क्स का। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, MCQ की नहीं, है ना, उस पर अभी आएंगे अपन। और 10 to 15 जो आपके चैप्टर्स है, इसका एग्जाम में वेटेज कितना होता है? तो टोटल आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है 70 मार्क्स का, पर ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के 88 मार्क्स का हो जाता है। तो इसका मेजर वेटेज रहता है, आप कह सकते हैं दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ यू फॉर 50 to 60 मार्क्स एवरेज। आपके लिए किया गया है, तो आपको 2 तरह की किताबें मिलेगी, कॉन्सेप्ट बुक वॉल्यूम 1, कॉन्सेप्ट बुक वॉल्यूम 2। कॉन्सेप्ट बुक का मतलब है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं, इसे हमने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। देवा रे देवा, क्या नाम है! जी हाँ, ब्रह्मास्त्र बोले तो एक ऐसा हथियार जो आपको सबसे आगे रखेगा। एंड सेकेंड, यू हैव योर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है दोस्तों, आपके सिलेबस में MCQ भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पार्ट भी होता है, दोनों कवर्ड होते हैं। इसकी भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यानी आप बताइए आपको टोटल कितनी किताब मिलेगी? सर 2, एक होगी कॉन्सेप्ट बुक, एक होगी क्वेश्चन बैंक। पर अकाउंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो दोनों किताबें आपको 2-2 पार्ट में दी जाएगी, वॉल्यूम 1 और 2 में। सर थोड़ी सी मुंह दिखाई की रस्म तो कर दीजिए, किताब की ले लीजिए दोस्तों। प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इंटरमीडिएट पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग ब्रह्मास्त्र। सॉरी, तो दोस्तों ये है आपकी ब्रह्मास्त्र। आइए देखिए कैसी दिखती है किताब। ऐसी दोस्तों कि जब आपके हाथ में आएगी तो आप इसको गले से लगा के रखें, एक दिन तक तो छोड़ेंगे ही नहीं आप इसको, देखते ही मोहब्बत हो जाएगी। तो हर चैप्टर में आप देखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें थोड़ी थ्योरी जो आपकी रहेगी वो थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्पल्स, ओ माय गॉड क्या बताऊं मैं आपको। तो इस तरह से आपको किताब मिलेगी, इसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। ये आपकी कॉन्सेप्ट बुक है। 2 वॉल्यूम में आएगी, दोनों वॉल्यूम एकदम तैयार है आपके पास आने के लिए, बेताब है। यह आपकी वॉल्यूम जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होंगे, इस तरह से आपको इंडेक्स दिख जाएगा। ये सारे चैप्टर्स जितने भी आपके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे। एंड देन यू विल हैव द क्वेश्चन बैंक।
क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 3 जैसे हमारे सामने आया है, तो ये इस तरह से, क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है, आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगी और इसी में आपको आखिरी में एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग आपकी किताब के साथ सेव हो जाएगी। आपकी किताबें जो क्वेश्चन बैंक के वो स्मार्ट बुक्स हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी क्लास कंप्लीट होने के बाद में कभी भी जब आप क्वेश्चन को वापस रिवाइज करोगे और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आपको फास्ट की ऐप पर जाना है, चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स से आप क्लिक करते जाइए, आप उसे ओपन करिए, वहां पे उसका वीडियो या ऑडियो सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और ये आपके एग्जाम तक आपके पास एक्सेस रहेगा। ये दोस्तों पूरे भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? फास्ट के स्टूडेंट्स के पास है, आपके अपने हमारे पास है। तो ये हो गई किताबों की बातें। अब और क्या जानना चाहते हो सर बैच के बारे में? तो मैं आपको पेपर के बारे में बताना चाहूंगा, एग्जाम पेपर कैसा आता है। सर पहले ही दिन सीधे एग्जाम पेपर? हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और आपको बतानी थी। चैप्टर नंबर 10 में एक पार्शियल थ्योरी प्रोविजन भी होता है, आपका एक शेड्यूल 3 होता है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी आती है एग्जाम में। थ्योरी जहां पे भी मैं लिखूंगा, मैं बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं। उसका कारण क्या है? आपकी जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तब बच्चे आके ये सवाल पूछते हैं कई जगह पर कि सर अकाउंट्स में तो प्रैक्टिकल होते हैं, पर है ना ये चैप्टर की थ्योरी है, इसकी ये याद रखना है क्या? जैसे आपने फाउंडेशन में देखा होगा कि सर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हमको डिटेल में, तो जहां मैंने थ्योरी लिखी है ना, वहां पे हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स में, इसलिए मैंने आपको अभी से देखा। पेपर पैटर्न कौन बताएगा? सीए इंटरमीडिएट में क्वेश्चन में आप बताइए कि आपके क्या एडवांस अकाउंट्स में एमसीक्यू आते हैं? मेरी रोटी गोल क्यों नहीं बनती? बन गई। जल्दी से बताओ सर। तो दोस्तों कोई बोल रहा है सर किताब जल्दी से भेज दो, निकल गई, निकल चुकी है। जी हाँ, रास्ते में है दोस्तों किताबें। कभी भी आपके घर की घंटी बज सकती है और हो सकता है कि आपके पास ब्लू डॉट या डीटीडीसी से कोई आए और वो बोले दिस इज फॉर यू। तो दोस्तों पेपर का पैटर्न कोई बता सकता है मुझे? तो बताइए। हमारे सिलेबस में सारे के सारे पेपर्स का फिक्स पैटर्न है। 30 मार्क्स के अब आपको एमसीक्यू होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भगवान का नाम लेके टिक कर देना अगर नहीं आए समझ में कुछ तो। सर फास्ट के बच्चे कैसे समझ नहीं आए? वेरी गुड वेरी गुड, इसीलिए कॉलर वाली बनाई है। 70 मार्क्स का दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। 30 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एमसीक्यू। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिससे आप वाकिफ हैं, फाउंडेशन में आपने देखे हैं। 4 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क्स, ज्यादातर 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। इसके नेचर ऑफ क्वेश्चन इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी होते हैं और इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज भी होते हैं। इंटीग्रेटेड एमसीक्यू जैसे आपने स्कूल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े होंगे कि एक पैराग्राफ आता है और उसके ऊपर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही यहां पर भी इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव का आपको क्वेश्चन इन टोटल पूछे जाते हैं 6। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? मैथमेटिक जीनियस अगर कोई है तो बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी और इन 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना होते हैं। 6 मतलब 5 हो गई है, 2 to 6। तो आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करना है और ये कंपलसरीली आपको करना ही करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। 70 मार्क्स का है तो बताओ एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? क्या बात है भाई, कैलकुलेटर नहीं लाए हो क्या माइट्स? तो 14 मार्क्स के आपके टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। तो बस 6 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें से 5 करना है और इंटर के एडवांस अकाउंट्स में हमारे 100 पक्के। तो कई क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता है? ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप सर पहले ही दिन ब्रेकअप की बात कौन करता है? ब्रेकअप मतलब बेटा क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यूजुअली हो सकता है कि आपको यहाँ पे पार्ट्स में क्वेश्चन मिले। बोले तो कैसे? पहला क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 4।
सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप नॉर्मली देखेंगे तो इसमें ब्रेकअप होता है 7 मार्क्स 7 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये नॉर्मली 14 मार्क्स के होते हैं। यहाँ में आपका कुछ भी ब्रेकअप हो सकता है, जैसे कि 6 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, किसी भी तरह का। यूजुअली जो आखिरी क्वेश्चन होता है उसमें भी 3 पार्ट्स आते ही आते हैं, विच कुड बी 5, 5, 4 और 6, 4, 4। अब मतलब ये हो गया। अच्छा, यूजुअली ये जो क्वेश्चन होता है इसमें एक ऑल्टरनेट चॉइस होती है, ईदर और की, ये या वो कर लो। तो आप ये समझ गए कि आपके पेपर में कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप ये समझ गए कि आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो आता है चैप्टर 4 to 9 में से, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपन ने पढ़े ना, यूजुअली उन टॉपिक्स में से आता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि कंपलसरी ऑप्शन में। तो ये आपका पेपर है, पैटर्न है। अब मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि एमसीक्यूज क्या होता है। तो दोस्तों एमसीक्यूज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैजर चैप्टर वाइज marks is not standardized। यहां पर इंस्टीट्यूट, अदरवाइज इंस्टीट्यूट कमिट करता है कि भैया ये चैप्टर्स में इतना इतना परसेंटेज वेटेज रहेगा, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं है। यानी हो सकता है कि आपका एमसीक्यू आपके थ्योरी वाले जो शुरू के चैप्टर है उनमें से आ जाए, हो सकता है आपका एमसीक्यू किससे आ जाए, आपके डिस्क्रिप्टिव चैप्टर से आ जाए, हो सकता है वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनमें से आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको एग्जाम इंपॉर्टेंस लिखवाया है ना, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए लिखवाया है। एमसीक्यू के लिए हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फॉर एमसीक्यूज एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ एमसीक्यूज या कुछ चैप्टर से ज्यादा पूछे, कुछ से कम पूछे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इंस्टीट्यूट बहुत सरप्राइजेस देता है एमसीक्यू के मामले में। तो ये पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो गया हमारा। अब हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि पहले हम क्या करेंगे, तो हम सीक्वेंस में करते हैं चैप्टर 1 to 9 एंड देन चैप्टर 10 to 15। चैप्टर 1 to 9 जो हम कवर करेंगे ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे शुरुआत चैप्टर 3 से जो बेसिक है, एंड देन 4 to 9 में हॉप करेंगे और लास्ट में 1 and 2 करेंगे। यहाँ पे हम पहले चैप्टर 10 करते हैं, फिर 11 करते हैं, फिर 12 करते हैं, फिर 13 करते हैं, फिर 10 और आखिरी में 14, 10 और 15। ये वाला सही है। शुरू पहले 11 से करते हैं, 11, 12, 13, 14, 10 और आखिरी में 15। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई है कि किस तरह से अपन कवरेज करने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन हमारा जो होगा अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स का होगा। शुरुआत में आपकी क्लासेस 1 hour 15 minutes मात्र की रहेगी, और धीरे धीरे हम इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे 15-15 मिनट से, तो 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes तक आपकी क्लासेस जाएंगी। टेस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो क्विकली, वी विल हैव 5 टेस्ट। तो 5 टेस्ट का सिंपल सा मतलब हो गया, ये पार्ट टेस्ट होंगे जिसमें हम सिर्फ पिछले टेस्ट के बाद जो पढ़ा है अगले टेस्ट होने तक वो कवर करेंगे। आप रफली ये कह सकते हो कि वी विल हैव 1 to 2 टेस्ट पर मंथ। जैसे फर्स्ट मंथ में एक टेस्ट होगा एडवांस अकाउंट्स का, और सभी के सभी आपके सब्जेक्ट्स में सेम लॉजिक रहेगा। कोई बैच अगर छोटी है, जैसे डीटी और आईडीटी एक ही पेपर है लेकिन 2 सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको हो सकता है कि हर 2 वीक में एक टेस्ट होगा। एडवांस अकाउंट्स में यूजुअली you'll have 1 to 2 टेस्ट पर मंथ। इसका पूरा शेड्यूल आपको फिक्स दे दिया जाएगा। संडे को टेस्ट होगा, सारी कॉपीज चेक करके आपको विद फीडबैक दी जाएगी। इंटरमीडिएट में टेस्ट टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको आईटी सपोर्ट में क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये सारी की सारी हमारी लाइव बैचेस है विद अनलिमिटेड व्यूज। अनलिमिटेड व्यूज ये क्या होता है दोस्तों, आप लाइव क्लास देख रहे हो, इसके बाद आइए लेक्चर रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिलेगा, और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। बच्चे के पास टाइम है ही नहीं एक्स्ट्रा कि वो बार बार देखे, ना ही अपन को ऐसे दिखते हैं, बट ये जरूर है कि आप क्यों देख सकते हैं इसको बार बार, क्योंकि इनकेस कभी आपका चैप्टर मिस हो गया, लेक्चर मिस हो गया, या आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेक्चर पढ़ा हुआ है, जितना देखना है। तो आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपके लेक्चर के इन द फॉर्म ऑफ बैकअप।
जो भी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं बुक्स वगैरह, ये सब की आपको ऐप में एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ इसे कहते हैं बोर्ड नोट्स। तो ये आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। इसका मतलब इसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। पर जो बुक्स है वो डाउनलोड नहीं होगी, प्रिंट नहीं निकलेगा। बुक्स पे मैं कोई मार्किंग करूंगा तो वो भी हम चैप्टर खत्म होने के बाद अपलोड कर देंगे, वो भी आपको शेयर कर देंगे, वो भी मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स में ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जो आप बाद में देख सकते हो। तो क्लास में तो हम करेंगे ये बात के रिवीजन, क्लास खत्म होने के बाद हम टॉपिक्स का रिवीजन लेंगे आफ्टर कोर्स ओवर बिफोर द एग्जाम्स। ये सब इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये लिखा हुआ रहे तो आपको भी मालूम रहे कि ये कमिटेड है। और आपको तो बताइए दोस्तों, फास्ट का वादा यानी 100 से ज्यादा। इसी के साथ आई थिंक वी आर डन विद आवर इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, विद द सब्जेक्ट, विद द पेपर। नाउ इट इज द टाइम दैट वी शुड बी गेटिंग इनटू आवर सिलेबस, आवर टॉपिक। और सबसे पहला चैप्टर दोस्तों शुरू करते हैं, जिसकी पीडीएफ अभी आपके पास गूगल ड्राइव में शेयर करी जा चुकी है। इन केस अगर आपके पास किताबें नहीं पहुंची हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कल ही डिस्पैच हुई हैं तो अभी नहीं पहुंची होंगी, लेकिन जब आपके पास किताबें आ जाएंगी तब तक के लिए आप चैप्टर नंबर 3 बस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 1 2 3 सब दिए, बस आप 3 का प्रिंट आउट निकाल लेना। और क्वेश्चन आंसर्स में भी आप चैप्टर 3 का प्रिंट आउट निकाल लेना, तब तक आपके पास किताबें आ ही जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 से शुरू हुए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। 1 और 2 बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर के, उसको आखिरी में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी आज से शुरुआत कर रहे हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। चलिए दोस्तों, तो एक बार सभी लोग वापस से बोल दीजिए, शुरुआत हो रही है एडवांस अकाउंट्स की। आप अपने अपने प्रभु भगवान का नाम ले लीजिए, एक बार चैट में डाल दीजिए, बोल दीजिए सभी लोग साथ में, जय माता दी। प्रभु का नाम लेके शुरुआत करेंगे। विद ऑल आवर एनर्जीज, with the hope that we are going to score 100 on 100 in this particular subject. Let's start with the very first chapter and topic. Chapter number 3, overview of accounting standards. चैट में चर्चा करने के लिए रुका हुआ हूं मैं दोस्तों। जैसे ही आप चैट में कुछ लिखेंगे वैसे ही उसके बाद मैं आगे बढ़ पाऊंगा। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, रुको। फोन आया, फोन। हेलो। ओह, प्रभु का फोन। प्रभु प्रभु, यस यस यस, हाँ हाँ, बात कराइए, बात कराइए। प्रभु का पी क्या? प्रभु जो चैट में आज, अच्छा, जो चैट में आपका नाम लिखेगा उसे एडवांस अकाउंट्स, जिसका आया आज चैट में नाम, उसका हुआ एडवांस अकाउंट पार। ओहो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु का फोन था, प्रभु ने कहा जो चैट में लिखेगा अपना नाम उसका होगा एडवांस अकाउंट पार। अरे इंटर पार करना है सर, सिर्फ एडवांस अकाउंट चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बस मैंने आपको एक समय दिया, थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह आप ओपन कर ले तब तक, इसके लिए। सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये चीज क्या होती है? तो आप ये समझ लो दोस्तों कि ये आपके सब्जेक्ट का नमक है। दिस इज द सॉल्ट ऑफ योर अकाउंट्स। तुम्हें लगता है सीए बनने के बाद तुमको कोई कंपनी में तुम, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू गेट सिलेक्टेड इनटू रिलायंस, रिलायंस नहीं सर, हम तो हिंदुस्तान यूनिवर्स में जाएंगे। 35 लाख का स्टार्टिंग पैकेज सीए फ्रेशर को दिया जाता है। क्या बात कर रहे हो, कौन दिलाता है? फास्ट की एक कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका नाम है फास्ट करियर, जो रिक्रूटमेंट कराता है इन कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिवर्स, जो सीए फ्रेशर्स को 35 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज देते हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो सर, 3 लाख रुपए महीना, यानी हर हफ्ते एक आईफोन खरीद के फेंक सकते हैं। जी हाँ। एनीवेज, तो दोस्तों आपको लगता है कि आप ऐसी कंपनियों में जाओगे तो वहां पे आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है ये करोगे, या शेयर्स की एंट्री करोगे? नहीं, आपके सामने वहां पर जो सवाल आएंगे वो, तो आपके सामने सवाल आएगा कि भैया मेरी कंपनी है जिसने एक नई फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री बनाना है, जिसके लिए हमने एक एग्जिस्टिंग जगह खरीदी है जहां पे एक फैक्ट्री थी। हमें वो फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जमीन में मतलब है जिस पे हम हमारी नई फैक्ट्री बनाएंगे।
अब कृपा करके आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो मैंने वो जगह खरीदी जिसपे एक पुरानी खंडर जैसी फैक्ट्री बनी हुई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर 100 करोड़। डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो रफ में लिखता हूं। ये जो 100 करोड़ रुपए मैंने दिए, इससे मैंने क्या परचेज किया है? एन ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विथ लैंड। इस पे मेरा 2 करोड़ का खर्चा आया। किस चीज के लिए? टू डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग so that a new building can be created. और फिर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का खर्चा किया और उस पर न्यू बिल्डिंग बनाई। हैं सर, ओल्ड बिल्डिंग आपकी 100 करोड़ की नहीं 30 में बन गई। भाई 100 करोड़ जो ओल्ड बिल्डिंग खरीदी है उसमें लैंड का बहुत बड़ी वैल्यू होगी। पहला सवाल दोस्तों मेरा आपसे ये है कि ये 2 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग क्या होगी? क्या आप इसे एक्सपेंस बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके, या आप इसे कैपिटलाइज करोगे? कैपिटलाइज यानी एसेट की कॉस्ट में करोगे। तो कैपिटलाइज करोगे तो आप इसे ऐड करोगे किस में? टू द कॉस्ट ऑफ लैंड, और यू विल कैपिटलाइज इट टू द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। एक बात बताओ दोस्तों, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैं इसे नई बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूं या लैंड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूं? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? इफ एट ऑल इट विल मेक एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस? चलिए बताइए प्लीज, क्या फर्क पड़ेगा इससे? इफ एट ऑल कोई फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर। अगर मैं इसे लैंड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? लैंड नॉन डिप्रिशिएबल एसेट होता है यूजुअली, तो मुझे आगे जाके ये खर्चे को डिप्रिशिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसे कैपिटलाइज कर दिया किसमें? इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग यूजुअली डिप्रिशिएट होती है तो इसे भी डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ए या बी या सी? बताइए। जो लोग YouTube पर चैट कर रहे हैं वो यहां पर लिख सकते हैं, जो लोग हमारे साथ ऐप पे जुड़े हुए हैं वो वहां लिख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो बताओ ए और बी और सी, क्विक क्विक क्विक, सिर्फ ए बी सी में से कुछ एक लिखना है आपको। बताइए। बी। बी, वेरी नाइस। मुझे इसे कैपिटलाइज करना चाहिए टू द कॉस्ट ऑफ लैंड। क्यों? क्योंकि मैं इससे लैंड को रेडी कर। मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं आपसे इसमें एक सवाल और पूछता हूं कि ये जो आपने 100 करोड़ रुपए की ओल्ड फैक्ट्री खरीदी, समझो इसकी बजाय मैंने एक 150 करोड़ रुपीस की फैक्ट्री खरीदी है। फैक्ट्री बिल्डिंग विद लैंड होता है ना, बनी बनी फैक्ट्री है, उस पर जमीन पे बनी हुई है, चलती हुई है, हमने पूरी की पूरी खरीद ली एज इट इज। प्लांट एंड मशीन वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ बिल्डिंग और लैंड हमने ले लिया। आप बताइए इस केस में आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे? मैं कहता हूं कि इसमें लैंड की कीमत है 100 करोड़ और जो बिल्डिंग है उसकी वर्थ है 50 करोड़। आप एंट्री क्या करोगे? क्या आप अपनी बुक्स में लैंड और बिल्डिंग अकाउंट 150 से रिकॉर्ड करोगे, या आप लैंड अलग और बिल्डिंग अलग रिकॉर्ड करोगे कि भैया 100 की लैंड है और 50 की बिल्डिंग है? या ये बताइए कि आप सिर्फ बिल्डिंग रिकॉर्ड करोगे क्योंकि हमने ज़मीन नहीं खरीदी, हमने तो बिल्डिंग खरीदी है, उसके साथ ज़मीन आ गई, हमारा इंटरेस्ट ज़मीन में नहीं है, बिल्डिंग में। ये फैक्ट्री जो मैंने खरीदी है ये अपने आप में यूजेबल है, मैं इसे आगे यूज करने वाला हूं। अब आप बताइए ए, बी और सी में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कम ऑन, वंस मोर, ए, बी और सी। इस पर्टिकुलर केस में तो दोस्तों हो सकता है हमें लगे कि यार हम लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, पर आपको पता है आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लीजिएगा। आज आप एनुअल रिपोर्ट समझते हैं, आप जाकर गूगल पर टाइप करना
रिलायंस इंडस्ट्रीज एनुअल रिपोर्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एनुअल रिपोर्ट, कोई भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, और वहाँ जाके देखना कि क्या लैंड और बिल्डिंग अलग अलग दिखाई जाती है या एक साथ लैंड एंड बिल्डिंग आता है। किसी भी कंपनी में लैंड एंड बिल्डिंग नाम का कोई हेड ही नहीं होता है एसेट का, लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग दिखाए। क्यों? क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन आमतौर पे नहीं लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, तो इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। अब इसी में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया मुझे लैंड और बिल्डिंग अलग दिखानी है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बी लुक्स टू बी अ मोर अप्रोप्रिएट केस। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ कि मैंने 150 करोड़ रुपीस में एक फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी। अगर मैं इंडिविजुअली लैंड और बिल्डिंग खरीदता तो लैंड 110 का होता और बिल्डिंग 55 की थी, पर मैंने लैंड और बिल्डिंग कंबाइंड 150 में ले ली। तो अगर मैं सेपरेटली लैंड खरीदने जाता, अगर मैं सेपरेटली बिल्डिंग खरीदने जाता, यानी बिल्डिंग आज मैं बनाऊं खुद से, तो वैसी बिल्डिंग बनाने में 55 करोड़ लग जाएंगे, वैसी लैंड लेने में 110 लग जाएंगे, पर मैंने साथ में खरीद ली तो 150 की मिल गई। तो मेरी जर्नल एंट्री में ये बात तो तय है कि क्रेडिट करूंगा मैं टू बैंक 150। ठीक है। क्रेडिट करूंगा मैं टू बैंक 150, पर डेबिट मुझे करना है लैंड और बिल्डिंग। मुझे बताओ लैंड और बिल्डिंग को मुझे किस अमाउंट से डेबिट करना चाहिए अगर इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज 110 और 55 है। एक लॉजिक है कि मैं 110 और 55 से करूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उस केस में देयर विल बी अ प्रॉफिट। कितने का? 15 का, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा है। या फिर आप बोलो नहीं सर ऐसा नहीं, हम तो क्या करेंगे, इसको लेट्स से कोई लॉजिक से प्रो डेटा वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई प्रॉफिट बुक ना। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। मैं आपसे सिंपल सा एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। एक मशीन है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसकी कीमत 10 लाख है, लेकिन मैंने उसे जुगाड़ से एक्वायर कर लिया 9 लाख पे। तो आप बताइए आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होना चाहिए? आप मशीन नाम की फिक्स असेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अपनी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करोगे? एट व्हाट वैल्यू विल यू रिकॉर्ड? सर क्वेश्चंस की बौछार हो जाएगी। तो आप ये बता दीजिए, इसके बाद पक्का सही जवाब दे दो, नहीं पूछूंगा अगला। क्या लिखेंगे इसे? 10 लाख की हमने अगर खरीदी है, 9 लाख दिए हैं, तो 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर ले। या फिर हम कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होता, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है चीज़ों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, हमारी कॉस्ट 9 लाख है तो हम 9 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। लेट्स से ये ए है और ये बी है, आपको चार्ट में सिर्फ ए या बी में से कोई एक चीज टाइप कर, क्या करें? तो दोस्तों सर जी स्मार्ट लग रहे हो एज ऑलवेज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो बताइए कृष भाई जवाब देंगे अब इस चीज का, आए हैं कमेंट करने के लिए तो जवाब देकर जाएंगे। युक्ति कहती है कि सर आंसर ए हो सकता है, क्योंकि मशीन की मार्केट वैल्यू 10 है और मैंने 9 में खरीदा है, तो ये तो जुगाड़ की बात है, मैंने अच्छे में खरीदा है तो प्रॉफिट बुक होना चाहिए। लेकिन चिरायु कहता है कि नहीं सर बी होना चाहिए, जिया भी कह रही है बी होना चाहिए, यशपाल कहते हैं ए होना चाहिए। ओ माय गॉड, ए बी ए बी। इसका मतलब ये समझ में आ गया दोस्तों कि कुछ तो है पढ़ने के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट में, इनफैक्ट बहुत कुछ है। अब ये समझिए ये छोटी छोटी चीजें क्या कंपनी के प्रॉफिट्स पे भारी इंपैक्ट डाल सकती है? जी हाँ। मालूम है मेरे को क्रेजी कोटू भाई, बहुत कमेंट्स पढ़े हैं तुम्हारे, ऐसे ही मजाक के लिए पूछा मैंने, क्या आए हो तो जवाब दे के जाओ। तो मेरा आपसे बेसिक कहना ये है दोस्तों कि ये छोटी छोटी चीजें कहाँ से आप सीखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आज बालाजी टेलीफिल्म जो एकता कपूर में आपकी जॉब लग गई सीए बनने के बाद, तो वो सीए रिक्रूट करती है, उसमें आपको ज्वाइन करा दिया और आपको बोला अरे वाह तुम तो दिखते बढ़िया हो, तो एक आध मूवी भी कर लेना और साथ में अकाउंटिंग भी देख लेना। है क्या किसी की इच्छा? तो बताइए। तो ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, बहुत बढ़िया बेटा। तो अपन ने अभी तक ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा है जब अपन माल बेचते हैं, यहाँ पे अपन ने खरीदा है। और देखो अगर मैंने खरीदने में सपोज ए बुक कर दिया, एक्चुअल में आंसर बी है, पर अगर मैंने कभी ए बुक कर दिया तो आप सोचो 2 मिनट के लिए क्या होगा। बोले अरे फ्लिपकार्ट की शानदार सेल लगी है, उसमें अपन को 100 रुपए की चीज हुआ ना, अभी आपने मोबाइल खरीदा 10,000 का 8,000 में, आज आपने घर वालों को बोला पापा मैंने 2,000 रुपये कमाए,
पापा ने बोला बेटा कैसे 2,000 रुपये कमाए तूने, आज काम तो किया नहीं, सुबह से घर पे मोबाइल पे लगा हुआ है। बोला अरे पापा ने 10,000 की चीज़ 8,000 में खरीदी, तो बताओ कमाए ना 2,000। पापा ने बोला बहुत अच्छा है कि तूने 20,000 नहीं कमाए, 1 लाख का आईफोन 80,000 में खरीद के। तो खरीदने पे कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, ये सब अपन कहाँ समझते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होता है या दिया जाता है तो क्या अपन बुक करते हैं? नहीं। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है? ऐसी चीज़ है अपन और डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप कैसे पढ़ते थे ट्रेड डिस्काउंट, अब आप इसे कैसे पढ़ोगे रियल लाइफ से। आज बालाजी टेलीफिल्म में आप चले गए और आपको बोला कि भैया चलो आपको अकाउंटिंग करना है, और हम क्या कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं जिसके लिए हमने साइन किया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कौन है तुम्हारा फेवरेट हीरो रहा या हीरोइन, फटाफट नाम बताओ, थोड़ा समझ में आए। बस ये कि बच्चे थोड़े से जागरूक हैं भी या नहीं है, कौन चल रहा बोले हैं। तो समझो एकता कपूर लेट्स से इज मेकिंग अ मूवी, और उस मूवी में उसने, हीरो तो फिक्स है इमरान हाशमी आएगा उनकी मूवी में, लेकिन नहीं सर वो महेश भट्ट है। खैर, हीरोइन में साइन किया उन्होंने, समांता रुद्र प्रभु को किया। चलो उसको 10 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, मूवी बनाई जाएगी, एंड दिस मूवी विल बी मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये 10 करोड़ रुपए की आज आप अकाउंटिंग क्या करोगे, खर्चा बुक करोगे। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो 2 साल तक मूवी बनेगी, सिर्फ खर्चा ही बुक होएगा, लॉस ही लॉस आएगा। और 2 साल बाद जब मूवी रिलीज होएगी तो आप समझो 2 हफ्ते में तो उतर जाएगी, पूरा पैसा 2 हफ्ते में ही कमा लेगी, जितना पैसा लगाया था वो पूरा रिकवर कर लेगी, प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो कैसे मैचिंग प्रिंसिपल लगाओगे आप, अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो जब आप रियल लाइफ कंपनीज में जाते हैं ना, तो आपके सामने इस तरह की छोटी से बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज आपको समझो एप्पल कंपनी में जॉब मिल गई, और एप्पल कंपनी ने बोला कि यार अभी हमने दिवाली पर इंडिया में ऑफर निकाला है, अपग्रेड योर आईफोन, पुराना आईफोन दीजिए और नई आईफोन पर यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 25,000। तो 1 लाख का आईफोन 75,000 में मिलेगा, प्रोवाइडेड पुराना आईफोन दिया है। अब आप बताओ आईफोन इसकी सेल कितने पे बुक करेगा, 1 लाख MRP या 25,000 को डिस्काउंट मान के 75,000, पर उसे 75,000 के साथ जो पुराना आईफोन मिला है उसका क्या करेंगे, क्या पुराने आईफोन को 25,000 पर वैल्यू करेंगे। इससे जीएसटी भी अफेक्ट होगा। कोई बता सकता है जीएसटी कैसे अफेक्ट होगा। डेफिनेटली अगर सेलिंग प्राइस 1 लाख मानेंगे तो जीएसटी 1 लाख पर लगेगा। आप समझते हो ना भाई, रेस्टोरेंट में कैफे में आप खाना खाने जाते हैं, आपकी जो प्राइस होती है उस पर जीएसटी लगता है, तो सेल पूरी होएगी तो जीएसटी पूरे पे लगेगी। आप देखते हैं कई बार आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, मिंत्रा से कुछ खरीदा होगा तो कैशबैक आता है, एक तो होता है वहीं कट जाता है, एक होता है भैया क्रेडिट कार्ड में बाद में कैशबैक आएगा। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सेल पूरे पे बुक करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, एक्सपेंस बुक करेंगे, उसका जीएसटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों इस कारण से चार्टेड अकाउंटेंट की कीमत जो है वो किसी और की नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होने के साथ साथ उसका इम्प्लीकेशन स्टॉक्स में कैसे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका इम्प्लीकेशन कॉस्टिंग पर क्या होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स पे क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स पे क्या होगा, ये एक होलिस्टिकली इन सारी चीजों को समझता है। तो हमारा कोर जो है वो अकाउंटिंग है, पर उसके सारे इफेक्ट हम समझ पाएंगे। एंड दैट इज वाई फाइनेंस के वर्ल्ड में, अकाउंटिंग के वर्ल्ड में हमारी जैसी किसी और की कीमत नहीं है, इतने सालों से नहीं है। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पे चार्टेड अकाउंटेंसी सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के पास है, आईसीआई। आप यूके में चले जाइए, वहां सीए बनाने वाले मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, एसीसी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? आईसीआई की मोनोपोली बरकरार है। क्यों? क्योंकि आईसीआई का करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जो उसको 360 डिग्री नॉलेज देता है। और हम चार्टेड अकाउंटेंट ऐसे व्यक्ति है जिसका कोई रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री के पास आज की तारीख में भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा होलिस्टिक कंसेप्चुअल नॉलेज। और इन सब का बेस क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग है। और उस अकाउंटिंग का बेस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अपन आज शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन चल रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये सेशन का बेसिक लेआउट क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्या ले रहे हैं। पेपर हमें थोड़ा सा पता पड़े, हमें पता पड़े सब्जेक्ट क्या है, और जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हम इसका रेलेवेंस समझ सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। चलिए बिल्कुल दोस्त। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, तो ये जो मैंने आपको सवाल पूछे इनको आप दिमाग से हटा दीजिए। ये सब अपन जैसे जैसे अकाउंटिंग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको समझ आए। हर चीज के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आपसे पूछा कि सर मैंने बिल्डिंग खरीदी, साथ में लैंड खरीदी या उसको डिमोलिश किया, इसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा? तो इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे पहले फिक्स एसेट और अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं, AS10। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसकी अकाउंटिंग बताता है। मूवीज अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, MCQ में भी कई बार आया है। तो उसकी अकाउंटिंग होती है AS26 इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरह से अगर मैं कोई इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी अकाउंटिंग होगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मुझे रेवेन्यू कैसे बुक करना है किसी चीज़ का, मैचिंग कंसेप्ट उस पर कैसे लगाना है, तो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर मैं कोई फॉरेन करेंसी में डीलिंग कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं बुक्स में कैसे डॉलर से रुपीज़ या यूरो से रुपीज़ में कन्वर्जन करूँगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। मुझे कभी गवर्नमेंट से ग्रांट मिली तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो पैसा देता हूँ, कई बार पेंशन के रूप में देता हूँ, काम वो आज कर रहा है, पैसा रिटायरमेंट में मिलेगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सबके ऊपर आप देखोगे अलग अलग अकाउंटिंग। आज मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, बिटकॉइंस खरीदता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि AS13 बहुत ही बेसिक टाइप के इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग की डिस्कशन। तो ये सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो आपका फोकस प्योरली किसके ऊपर होगा बेटा? योर फोकस विल बी जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेल। पर ये पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें रियल लाइफ में कैसे होती है सब समझ में आ जाएंगी। तो सर फाइनल में क्या पढ़ेंगे? अगर यही सब समझ में आ गया, वहां इंड एस पढ़ेंगे। वो क्या है? तो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं आजकल, लार्ज कंपनीज होती हैं, वो सब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है जिन्हें इंड एस कहते हैं। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है या स्मॉलर साइज की कंपनीज होती है, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल्स, LLPs, ये सब आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस में फर्क है, कुछ जगह बहुत ज्यादा है, कुछ जगह कम। हमारे सिलेबस में क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं? तो AS1 to 29 है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपन डिस्कशन शुरू करें कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल किस पर, क्योंकि अभी सर आपने बोला कुछ पर इंड एस लग रहे हैं और कुछ पे एस, तो हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक दिखाता हूं मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा दिखता है। CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही पढ़ना है, तो आप जाइए रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज में आप जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर लोकल बॉडीज, ये गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए होते हैं। सबसे पहले दिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे कोर्स में, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे ऊपर है, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको दिखेंगे आपके जो जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है PDF वर्जन। ये इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपकी 1 to 29 की लिस्ट है, बीच में कुछ गायब है। और इनमें इफ़ यू ओपन अप एनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इस तरह का हो, पूरा थ्योरी कंटेंट आपको दिखेगा या बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिखेगा, ये पूरा अपने को डिस्कस करना होता है। दिस इज बेसिकली हाउ इट लुक्स। ये इशू कौन करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम जो पढ़ रहे हैं ये CA इंस्टीट्यूट इशू करता है। क्या हमें इसकी थ्योरी पूरी एज इट इज याद रखनी है, क्या करना है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये फॉलो किसको करता है। तो सबसे पहले एक बात बताओ दोस्तों कि आपके फादर अगर से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में, क्या काम है? तो सर रिलायंस। क्या बात कर रहे हो, रिलायंस? अरे तू अनंत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, रिलायंस किराना स्टोर है हमारा। अच्छा बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये जो रिलायंस किराना स्टोर है इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? तो कुछ नहीं सर, हम कॉपी में सब नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं, और साल के अंत में फिर फादर पूरा रिकॉर्ड बना लेते हैं, GST वेस्टी भी होता है हमारा, तो रिटर्न्स भी फाइल होते हैं, तो सेल्स पता रहती है, खर्चे पता रहते हैं, प्रॉफिट आ जाते हैं, ऐसे बैलेंस शीट P&L बन जाता है। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज
जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्या इन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ेंगे 1 to 29 वो फॉलो करना है या नहीं करना है? बताओ दोस्तों क्या कहते हो? Whether such small medium enterprise which are having an annual turnover of let's say 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 3 crore. प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल आदमी है जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो अपनी जब बैलेंस शीट P&L बनाएगा, क्यों बनाएगा भैया? जीएसटी में सबमिट करने पर दे सकती है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। इनकम टैक्स में आपको जमा करना पड़ेगी, इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरोगे तो आपकी बैलेंस शीट वहां पर अगर ऑडिट होता है तो जाएगी। बैंक से लोन लेना है तो बोलेगा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, बैलेंस शीट P&L देखेगा, उसके आधार पे लोन सैंक्शन करेगा। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना होंगे, क्या इस पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? तो दोस्तों आईसीआई कहता है कि हर एंटरप्राइज किसी भी फॉर्म का, एनी फॉर्म का मतलब उसका फॉर्म कंपनी हो, लीगल स्टेटस उसका कुछ भी हो, कंपनी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सोसाइटी हो, नहीं सोसाइटी मतलब आपने देखा होगा जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती है, कई एम्प्लॉय सोसाइटीज होती है, ट्रस्ट होते हैं, जैसे आपकी स्कूल हो सकता है साईं बाबा ट्रस्ट या किसी ट्रस्ट के अंदर चलती हो। कोई भी स्टेटस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है। हर एंटरप्राइज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे अगर वो एंटरप्राइज कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या पैसा पैसा करती है, क्या पैसे पे तू मरती है। गोकुल धाम सोसाइटी, ये हो ही ना बात। तो दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी पैसा पैसा पैसा, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उस पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों कि क्या एक मंदिर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत है क्या? तो अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट प्योरली रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया गया, यानी आप सिर्फ दान धर्म करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, सिर्फ रिलीजियस पर्पस है आपका, तो फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई बिजनेस, इंडस्ट्रियल यानी मैन्युफैक्चरिंग तरह की, बिजनेस यानी प्रॉफिट मोटिव से, और कमर्शियल जिसमें पैसे का काफी लेन देन होता है, जैसे इस्कॉन टेम्पल की अगर बात करें तो ऐसे वो रिलीजियस है, बट वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू चार्ज मेंबरशिप फीस, मोटी मेंबरशिप फीस लिया करते थे। दे यूज टू बेसिकली रन देमसेल्व्स लाइक अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों के पैसे लगते थे, ऑब्वियस सी बात है उसकी बहुत सारी सेवाएं भी दी जाती थी। तो भारत सरकार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भैया तुम कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो। इनफैक्ट मजे की बात बताता हूँ, मैं तुमसे आज ऐसा सवाल पूछता हूँ दोस्तों कि आज तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। क्या आईसीआई भी अपनी बैलेंस शीट P&L बनाता होगा? ऑफ कोर्स बनाता होगा, बनाना ही चाहिए। आ जाते देख लेते हैं आईसीआई का तो सारा चिट्ठा अपने सामने। तो सीए इंस्टीट्यूट भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या सीए इंस्टीट्यूट अपने आप में कोई बिजनेस, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, यानी क्या उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, या सीए इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है? अगर आप देखेंगे तो सीए इंस्टीट्यूट की आपको ओवरव्यू में एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी वेबसाइट पर, और 75th एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स क्लिक करने पे आपके सामने आ जाएंगे। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे? भारत के ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होती है ये। देखने की इच्छा हो तो देख लेना। तुम्हारा आईसीआई जिसके तुम मेंबर हो कितना अमीर है, तो खुशी की बात है ना, अमीर है तो तुम्हारे पैसे से ही अमीर हुआ है। एनी विच वेज अच्छी बात है भाई, समृद्ध है हमारा इंस्टीट्यूट, बहुत माल है रही। क्या इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? जल्दी बोलो यार, कब बोलोगे? डरते बहुत हो यार, एक तो तुम बोले अरे गलत हो गया तो क्या होएगा। अरे क्या होगा यार, थोड़े ना यहाँ पे लड़कियां जो बैठी है वो बोलेंगे हैं ये तो गलत जवाब देता है, हटाओ इसको, नेक्स्ट। और ऐसे भी नेक्स्ट करने वाली नेक्स्ट करती रहती है, तुमको उनके पीछे नहीं लगने का बेटा।
तो सर आप बता दो किसके पीछे लगना है, शर्ट आप क्या करने आए हो यहाँ पर। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, P&L वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। अब ढूंढेंगे अपन बाद में कभी। मेरे सवाल का जवाब अभी तक आया नहीं है। करेगा, बहुत बढ़िया बेटा। क्यों करेगा? क्योंकि आईसीआई भी कमर्शियल एक्टिविटीज करता है। कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हो जो चैरिटेबल या रिलीजियस, आईसीआई बोलता है भैया हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। हम बोलते हैं भैया तुम पूरे चैरिटेबल हो या पार्टली चैरिटेबल। आईसीआई बोलता है थोड़ी बहुत कमर्शियल एक्टिविटी भी करते हैं। कैसे? जैसे प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फीस होती है। आईसीआई खुद भी कोचिंग चलाता है बच्चों के लिए। आईसीआई को कोचिंग पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, पर वो चला रहा है, उसके लिए फीस ले रहा है। तो कुछ एक्टिविटी आपकी कमर्शियल नेचर की है, यानी कि वो करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। तो इसके लिए बोला है कि भैया आप पार्टली भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी कि आप 100% बिजनेस रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो, तो ही एएस से आपको छूट मिलेगी। नहीं तो आपको क्या करना होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। तो एक मंदिर है जिसमें सिंपल सा क्या होता है भैया कि आप आइए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाइए, पैसे देना है तो दीजिए, नहीं देना है ना दीजिए। जो भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा मंदिर के कार्यों के लिए खर्च कर दिया जाता है या चैरिटी में दे दिया जाता है। तो देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि उस मंदिर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, लेकिन आपको उसका क्या करने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं। पर अगर वो मंदिर साथ में, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई एक भोजनशाला चलाता है, या वहाँ पे उसने एक अकोमोडेशन हाउस बना दिया है जिसमें आप पैसे दे के वहाँ पे रुक सकते हो, तो फिर आपने थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है। भले ही आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, पर कमर्शियल एक्टिविटी, पैसे का लेन देन शुरू कर दिया आपने कि भैया ये पैसे दोगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एएस फॉलो करना है। एएस फॉलो करना अपने आप में कोई श्राप नहीं है, अच्छी बात है। आपको पता पड़ेगा अकाउंटिंग कैसे करना है, फॉलो करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं। तो इसकी थ्योरी पर एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर ये बेस बिल्डिंग वाली बात है जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि आगे हमें चीज़ों को कवर कैसे करना। एंड मोर देन दैट, एमसीक्यू किसी पे भी आ सकता है, तो इसलिए छोड़ कोई भी चीज़ नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर कि अगर आप कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, भले ही आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है या नहीं है, आपको ऐसी सिचुएशन में एएस फॉलो करना है। लेकिन अगर आप 100% चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं आपको रफ कॉपी में एक बेसिकली सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन आएगा इस पे। एमसीक्यू कैसे बनते एग्जाम में आप देख चुके होगे, बट इंटरमीडिएट लेवल पर मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज हैज या ऐसा सिंपल बोल देता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन। ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चन, नॉट अ कंडीशन, इनकरेक्ट ढूंढो। इज नॉट अ कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी अपन बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। ये कौन सी कंडीशन नहीं है? पहला, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, मतलब वो पूरा लिखेंगे, बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, और एक कंडीशन देंगे प्रॉफिट मोटिव ओनली। हम बोलेंगे ये आंसर। प्रॉफिट मोटिव होगा तो ही एस फॉलो करेंगे, ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो लगेंगे, इंडस्ट्रियल कर रहे हो तो भी लगेंगे, कमर्शियल कर रहे हो तो भी लगेंगे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो भी लग सकता है अगर आप बिजनेस, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। सिर्फ चैरिटेबल या रिलीजियस है वो भी 100% तो नहीं लगेगा। ये रेड कलर में लिखा है यानी कि ये नेगेटिव है, ग्रीन कलर मतलब पॉजिटिव है। तो ब्रह्मास बुक में कलर कोडिंग भी यूज की जाती है। कहीं पे भी कोई चीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन है तो नॉर्मली ग्रीन और रेड से ऐसे कोड करके कोशिश करते हैं कि आपको एक विजुअल मेमोरी भी क्रिएट हो। अब एक एंटिटी है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं और उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, तो क्या होगा? थोड़ा सा सोच के आप चैट में बताओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक एंटिटी पर लग रहे हैं, तो जैसे आईसीआई है या कोई एक ट्रस्ट है, जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी है, ट्रस्ट नहीं सोसाइटी, या फास्ट एजुकेशन।
अगर हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए मैंने, यानी मैंने बना दी अपनी बैलेंस शीट P&L, मतलब हराओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करूंगा फॉलो, कौन क्या उखाड़ लेगा मेरा देखता हूं, आप बताइए क्या इंपैक्ट होगा इसका, इफेक्ट क्या होगा? मतलब क्या किसी लॉ में लिखा हुआ है क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है? तो दोस्तों एक चीज समझो, ये जो अपन पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे फॉलो करना है, ये किसने बोला है? आईसीआई ने बोला है। तो आईसीआई कौन होता है भैया? आईसीआई रेगुलेट करे किसको? अपने मेंबर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उनके स्टूडेंट को। मेंबर को तो कर नहीं पाते, स्टूडेंट को करे। हमें नहीं करना है, हम क्या है भैया, हम तो एक सेपरेट एंटिटी है, हमारे यहाँ कोई सीएवी कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों फॉलो करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो आईसीआई ने बोला बात तो सही है, कम वक्त अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करेगा तो अपन उसका क्या उखाड़ लेंगे? क्यों? क्योंकि अपना जो कानून है वो अपन किस पे लागू कर पा रहे हैं? अपने मेंबर्स के ऊपर। तो हमने बोला हाँ, हमारे मेंबर्स के थ्रू क्या करेंगे, मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, उनके थ्रू हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। तो आईसीआई ने क्या कह दिया? आईसीआई ने बोला कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपके ऊपर लग रहे हैं, यानी आप बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंटरप्राइज हो, तो इसका मतलब है कि कोई भी मेंबर अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा, अटेस्ट फंक्शंस का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई करना, ऑडिट करना, उसके ऊपर कोई ओपिनियन या कमेंट देना। मतलब क्या है इसका बेटा? आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे कि बैंक पैसा है क्या, बैंक बोलेगी है तो सही, पर तुझे क्यों दूं? मैंने बोला अरे मेरा बिजनेस है, आगे बढ़ाने का है, तो पैसा चाहिए ना। तो बैंक ने बोला ऐसे ही दे दे क्या, तुम्हारा बिजनेस है तो बताओ तुम्हारे बिजनेस में क्या चल रहा है। तो बोला ये लो बैंक, मेरी बैलेंस शीट P&L पिछले 5 सालों की देख लो और मुझे पैसा दे दो। बैंक बोल रही अरे ये बैलेंस शीट P&L में ये तुम्हारी साइन है? हमने बोला हाँ हमारी साइन है। हमने बोला ये तो बस तुमने बना के दे दी, हम कैसे मान ले ये सही है? हमने बोला भाई हम झूठ क्यों बनाएंगे? बैंक ने बोला ऐसा तो हमको नीरव मोदी ने भी बोला था। हमने बोला तो फिर आप बताओ क्या करें, हम तो सच बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो क्या रहा है यहां पर? असेंशियली स्पीकिंग, कोई भी आदमी जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या नहीं है, जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, तब तक वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करेगा। अरे मोदी जी भी कह गए थे कि भैया एक सीए का हस्ताक्षर, हस्ताक्षर सॉरी, एक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी ज्यादा रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट है। तो बैंक बोलेगी कि भैया आप तुम जाओ पहले इसका ऑडिट करवाओ, ऑडिट यानी कि कोई सीए से इसको चेक करवा के हमको रिपोर्ट करवाओ। तो दोस्तों इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब एक सीए इसे चेक करेगा तो सीए को कौन रेगुलेट कर रहा है? आईसीआई। और आईसीआई क्या बोलेगा कि तुम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जाओ तो उसमें चेक करना, अगर वो बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंटरप्राइज है, भले ही उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, बस वो 100% रिलीजियस चैरिटेबल ना होना चाहिए, तो उसमें इसका फॉलो कंप्लायंस हुआ है या नहीं। और अगर नहीं हुआ है तो तुम अपनी रिपोर्ट जो बनाओगे उसमें लिख देना क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर एक सीए नेगेटिव कमेंट डाल देता है तो एक चीज समझ जाना बेटा कि सीए का नेगेटिव कमेंट अपने आप में क्या है? सफिशिएंट है किसी भी बैंक को बोल देने के लिए कि सॉरी मेरे लिए मुश्किल है, मैं तुम्हें लोन नहीं दे पाऊंगा। ये बैलेंस शीट और सीए की रिपोर्ट तुम इनकम टैक्स में जमा करोगे, अगर तुम्हारा इनकम टैक्स में ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की कोई लाइबिलिटी है तो इनकम टैक्स तुम्हारे आ जाएगा, बोले बहुत सीए कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके चेकिंग पे चलो। अभी जीएसटी को लग गए तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बोले अरे सीए में इसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों इन सब चीजों का? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आईसीआई कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम किसको पढ़ाएंगे? मेंबर्स को।
और बोलेंगे मेंबर्स को कि तुम इंश्योर करना कि इसका पालन हुआ है जब भी तुम किसी का ऑडिट करो। तो सर अगर कोई एंटिटी है जिसका ना तो ऑडिट होता है, ना उसे किसी भी केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करना है, यानी ना उसको बैंक से लोन लेने की जरूरत है, ना इनकम टैक्स में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत है, छोटे एंटिटीज को नहीं होती है, जीएसटी में देने की जरूरत नहीं है, तो क्या उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है? तो देखो करना तो है, पर अगर नहीं भी करेगा तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो एक चीज समझ लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कराने के लिए आईसीआई किसकी मदद लेता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, मेंबर्स की मदद लेता है। अगर येस फॉलो होंगे तो मेंबर बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, नहीं फॉलो होंगे तो वो बोलेगा भैया कि ये गलत है, मुझे रिपोर्ट में लिख, और रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होएगा? हमें बताना पड़ेगा कि भैया लैप्स हुआ है, नॉन ऑब्जर्वेशन, डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिविएशन का मतलब क्या हुआ है? वी हैव नॉट फॉलोड। हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू बेसिकली शो द फाइनेंशियल इफेक्ट्स कि ये फॉलो नहीं किए, अगर ये इस फॉलो करते तो क्या होता अगर ये पॉसिबल होता, और हमें रीजंस बताना होंगे कि क्यों मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें सबको क्या करना पड़ेगी? रिपोर्ट में देना पड़ेगी। तो एक तरह से आप बताइए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर की, वो चेक करेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देगा उस समय, और मैनेजमेंट की। भाई ये बिल्कुल वैसा हो गया कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? स्टूडेंट की है, बिल्कुल है कि वो ये सब पढ़े। क्यों है? क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो जो चेक करने वाला है वो कैसे चेक करेगा? इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अनुसार। तो आईसीआई का मटेरियल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो चेक कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चेकर देखेगा कि आपने आंसर आईसीआई के मटेरियल के अनुसार लिखे या नहीं। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको आंसर वैसे लिखना पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होंगे, ताकि जब उसका ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको चेक करने जाएगा तो देखेगा यस फॉलो हुए, तो वो रिपोर्ट आपके बारे में क्लियर देगा, क्लीन देगा। इसके अलावा भारत में कंपनीज एक्ट एक ऐसी एक्ट है दोस्तों जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी किया है। लेकिन कंपनीज एक्ट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करता है। कौन सा अफेयर सर? अबे अफेयर मतलब मिनिस्ट्री का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो इशू करता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है और बोलता है कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है क्या? नहीं। आईसीआई के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देते हैं, वो एक बार इसको देखते हैं और देख के फिर ये इसे खुद पब्लिश। तो बेटा बताओ कि कंपनी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी? कंपनीज विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय एमसीए। और अदर देन कंपनी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत होगी आपको? जो आईसीआई ने इशू किया। तो कंपनीज और आईसीआई ये दोनों के स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, किसे कौन से फॉलो करना है, ये सारी चीजें अब अपन कल डिस्कस करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का हमारा डिस्कशन पूरा हो जाता है। चलिए, ऑब्वियसली बात है कि अपन कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपके साथ। I'll share you the mode through which you can directly connect with the faculties और इंस्टीट्यूट से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे अच्छे से नोट करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि ओके अगर आपकी कोई क्वेरी लेट्स से फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटिंग टू टेक्निकल इश्यूज, तो आपको कहाँ मेल करना है, फैकल्टी रिलेटेड है तो कहाँ करना है, बस तो वो ध्यान रखिएगा ताकि आपको कभी ये प्रॉब्लम ना आए कि मैंने गलत जगह कम्युनिकेट किया तो मुझे जवाब मिलने में देरी हो गई। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद दोस्तों आपकी क्लास होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो रिद्धि मैम आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास लेगी, जो कि आपका पेपर है टैक्सेस का, जिसमें दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो रिद्धि मैम विल बी टेकिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर यू। एंजॉय द सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल संडे है तो हमारी क्लास कल नहीं रहेगी, मंडे से हम कंटिन्यू वापस से करेंगे। थैंक यू, बाय।